चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपने जो निकाला है, हम इसको पूरा बताएं या आपको सीधे आंसर लिख के दिखाएं, कैसे लिखते हैं? यस सर, आंसर बता दीजिए सर, सॉल्व कर लिया था, वो तो इजी था सर, जैसे ठीक है, आपने अच्छा करवाया था ये इजी है। सेम। चलो तो इसका आंसर अभी हम ग्रुप पे कंफर्म कर देंगे। आपने कितना निकाला? 6/। 23। चलो अभी हम ग्रुप पे इसको कंफर्म करके बताएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे जिनको पूछना होगा तो वो लाइव आएंगे, तब उनको बताएंगे। ओके। ओके सर। चलो इस वाले में कोई दिक्कत हुई बताओ। यस सर, इसमें वही फार्मूला सर, इसका वो क्या लगेगा? अच्छा चलो ठीक है, ये वाला हम बता ही देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है। सपोज ए एंड बी आर इवेंट्स, ये दो इवेंट्स हैं विद सर प्रोबेबिलिटी स्क्रीन ए में इक्वल देखिए। टू, ए की 0.5 दी है प्रोबेबिलिटी और बी की 0.4 दी हुई है, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं है। अच्छा अच्छा ओके, एक मिनट। अब दिख रही है? यस सर। और हमें कैलकुलेट ये भी दिया है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.2। कैलकुलेट हमें ये करना है, तो जिसे कैलकुलेट करना सीधे उसको लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इसको ओपन करना चाहें, प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए यूनियन बी को, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको 1 से माइनस करके लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। देखो जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन की तरह ही यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी कंडीशन है। बाकी यहाँ पर मेन प्रोबेबिलिटी कौन सी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को हम एक से घटाकर लिख सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा पहले, रिजल्ट आपको याद होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ए सर। इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर अगर कोई कंडीशन आ जाए तो वो कंडीशन लगी रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मेन फार्मूला हमारा वही रहेगा, कंडीशन है तो कंडीशन लगी रहेगी। अब गिवन का फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हम इधर भी गिवन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो 1 माइनस, अगर हम फार्मूला गिवन का अप्लाई करें तो सबसे पहले क्या आता है? बी इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा है ना, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पर ए यूनियन बी और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आपको सोचना है। ये हमारी इवेंट ए हो गई, ये हमारी इवेंट बी हो गई। तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी तो पूरा ही होता है ना, यहाँ से लेकर दोनों ये हैं सर्कल, इनके अंदर जो भी एरिया, इसी को तो हम पूरा ए यूनियन बी कहते हैं, ये पूरा। यस। यहाँ पर बी के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? सर ये जो दो को टच बीच में कर रहा है सर, ये होगा ए। नहीं 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 बेटा, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है, किससे? बी से। यानी एक इवेंट बी है वो ये सिर्फ है, और ए यूनियन बी ये पूरा है। अब बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो सर बी आएगा। बी आएगा, वही तो आपको सोचना है, बी आएगा, है ना। युवराज आपको क्लियर है ना, बी आएगा? यस सर। ओके। अपॉन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड और टोटल थ्योरम लगा दो, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है उन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी भी हमें कितना दिया है? 0.4 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ए 0.5 है प्लस 0.4। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। इसका फार्मूला याद है? प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी यस सर। ए इंटरसेक्शन भी 0.2 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ए हमको पता है कितना है? 0.5। 0.2 को इस तरफ ले आते हैं और ए इंटरसेक्शन बी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3। तो यहाँ पे आ गया 0.3। क्लियर है? यस सर। यस सर। आप सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे आ गया 0.6, यानी 1 माइनस 4/6,
यानी 1-2/3 यानी कि 1/3। ये आंसर हो गया 1/3 इसका। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। तो ये क्वेश्चन अब तक आपने जो किया, ये पुरानी जितनी थ्योरम्स आपने पढ़ रखी उन्हीं पर तो बेस्ड है, कुछ अलग है क्या इसमें? थोड़ा सा सोचना है बस, है ना? यस सर। और ये IIT जैम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तुम लोग IIT जैम के बारे में नहीं जानते हो, किसी दिन हम एक क्लास लेंगे जिसमें ये बताएंगे यस सर। IIT जैम के बारे में। ठीक है, बताएंगे डिटेल में। अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, अभी पढ़ते रहो। लेकिन हाँ, ये भी है कि जानोगे तो टारगेट अभी से बन जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये वाला हुआ हिमांशु? सर ये वाला सर ट्राई नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इसमें हमको दिया है EF और G, 3 इवेंट। युवराज, आपने प्रीवियस क्लासेस सारी रिवाइज कर ली? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, युवराज क्लास में तो है। चलिए, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई है? 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन F हमको 0.3 दिया हुआ है, और F गिवन E गिवन F इंटरसेक्शन G हमें इसके बराबर दिया हुआ है। तो तीनों को ही सॉल्व करते हैं और हमें कैलकुलेट ये करना है। तो पहले हमें जो कैलकुलेट करना है जरा उसको सॉल्व करके देखें कि हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो A गिवन B का डेफिनेशन आपने पढ़ा है। अगर A गिवन B है तो हम उसे कैसे लिखते हैं? ये तो सबको क्लियर है ना? वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन और आएगा E इंटरसेक्शन F, यानी तीनों का आपस में इंटरसेक्शन होगा, है ना? और डिवाइड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F। तो ये वैल्यू तो हमें कितनी दी हुई है? 0.1, यानी हमें नीचे वाली वैल्यू चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ से आएगी? इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको नीचे वाली वैल्यू मिलेगी। तो इसको देखते हैं। G गिवन F को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी G इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी F। ये हमें दिया है 0.3। जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। तो यहाँ से मिलेगा प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है? प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी F। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या क्या, जरा देखते हैं। एक तो ऊपर वाली वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें E इंटरसेक्शन F चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमको E इंटरसेक्शन F मिल जाए। E इंटरसेक्शन F है कहाँ पर? यहाँ पर है। इसकी वैल्यू हमें पता है 0.1। नीचे है F इंटरसेक्शन G, तो F इंटरसेक्शन G यहाँ पर है, यहाँ से हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ऊपर वाले की वैल्यू 0.1 आ गई, नीचे वाले की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू, अब अगर देखो तो प्रोबेबिलिटी F कैंसिल हो गया और E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। और बस इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/3। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 3, यानी कि 0.3 इज द आंसर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है, इसको कर लेना। एक क्वेश्चन और होगा अभी, नहीं अब बस 3 ही थे उसके, IIT जैम वाले 3 थे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं आपके बेस थ्योरम के। तो इनको पढ़िए और थोड़ा सा सोचिए कि इनको हम बेस थ्योरम से कैसे लगा सकते हैं। In 1989 there were 3 candidates for the position of principal। 1989 में 3 कैंडिडेट थे जो प्रिंसिपल की पोजीशन के लिए अहर्ता रखते थे। क्वालिफिकेशन कौन कौन थे? मिस्टर चटर्जी, मिस्टर आयंगर और डॉक्टर सिंह। आगे लिखा है हुज चांसेस ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट आर इन द प्रोपोर्शन,
यानी इनका अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल के तौर पर होगा, इसका प्रोपोर्शन ये दिया है 4:2:3। तो हम मिस्टर चटर्जी को मान लेते हैं A1, मिस्टर अयंगर को मान लेते हैं A2 और डॉक्टर सिंह को मान लेते हैं A3। तो A1 प्रिंसिपल बने, A2 प्रिंसिपल बने, A3 प्रिंसिपल बने, इनका प्रोपोर्शन हमें इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर हम A1 की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आएगी बताओ। रेशियो से प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है, A1 के फेवर में 4 हैं और टोटल कितने हैं 4, 2, 6 एंड 3 9। तो A1 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। सिमिलरली A2 की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं 2/9 और A3 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा 3/9। तो रेशियो से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे। यस सर। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर चटर्जी इफ सेलेक्टेड वुड इंट्रोड्यूस को एजुकेशन इन द कॉलेज इज 0.3। यानी एक सेकेंड इवेंट है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ को एजुकेशन, ये हमारी इवेंट बी है ये। तो हम एक इवेंट बी मान लेते हैं, इंट्रोड्यूस को एजुकेशन। अब बी अगर को एजुकेशन है तो को एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी अगर A1 प्रिंसिपल बने। A1 का मतलब कौन, मिस्टर चटर्जी, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी है 0.3। समझ में आया ये। फिर से देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर चटर्जी इफ सेलेक्टेड, यानी अगर मिस्टर चटर्जी सेलेक्ट हो जाए प्रिंसिपल के तौर पर, वुड इंट्रोड्यूस को एजुकेशन, तो ये को एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। यानी हमने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग को एजुकेशन व्हेन मिस्टर चटर्जी वॉज प्रिंसिपल, जब ये प्रिंसिपल होंगे, वुड बिकम प्रिंसिपल। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मिस्टर अयंगर एंड डॉक्टर सिंह डूइंग द सेम आर रेस्पेक्टिवली 0.5 एंड 0.8। यानी यही काम करने के लिए मिस्टर अयंगर की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और डॉक्टर सिंह की प्रोबेबिलिटी है 0.8। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज को एजुकेशन इन द कॉलेज इन 1990। यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉलेज में नेक्स्ट ईयर को एजुकेशन होगा, 1990 में को एजुकेशन होगा। तो अब लोग सोचिए कैसे इसको करेंगे। ये बेस थ्योरम तो है लेकिन बेस थ्योरम का फुल नहीं है, आधा वर्जन है ये। हाफ कैसे है बेस थ्योरम का, ये बेस थ्योरम में ये पूछते हैं कि अगर को एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गई तो ये बताओ कि मिस्टर चटर्जी प्रिंसिपल बने हैं या फिर ये बताओ मिस्टर अयंगर प्रिंसिपल बने हैं। यानी हमको ये कैलकुलेट करना होता ए के गिवन बी, और इसका फार्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के डिवाइडेड बाई समेसन आई इक्वल टू 1 to n। n का मतलब जितने भी लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं तो n की वैल्यू 3 तक जाएगी। ए के मतलब कोई भी, के की वैल्यू 1 होगी तो मिस्टर चटर्जी के लिए आएगा, 2 होगी तो अयंगर, 3 होगी तो डॉक्टर सिंह। यानी ये प्रोबेबिलिटी है, गिवन में बी है, बी का मतलब को एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गई है और हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये किसके थ्रू हुई है, ए के थ्रू, अयंगर के थ्रू, चटर्जी के थ्रू या फिर डॉक्टर सिंह के थ्रू। तो ये फार्मूला हमको नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट ही नहीं करना है। हमसे बस इतना पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज को एजुकेशन इन द कॉलेज इन 1990। यानी इस बात के चांसेस क्या हैं कि 1990 में यहाँ पर को एजुकेशन होगी। तो को एजुकेशन होने के लिए क्या जरूरी है, चाहे वो चटर्जी करें, चाहे वो अयंगर करें और चाहे वो डॉक्टर सिंह करें, कोई भी एक को एजुकेशन करे, को एजुकेशन तो आ जाएगी ना। यानी आइदर हिम, तीनों में से कोई भी एक करे। तो जब तीनों में से कोई एक की बात आती है तो हम इसको लैंग्वेज में बोलते हैं एटलीस्ट वन। और एटलीस्ट वन को हम कैसे लिखते थे ये आपको हम पढ़ा चुके हैं जब हम सिंबल दिखा रहे थे। तो बताओ A1, A2, A3 में अगर हम एटलीस्ट वन की बात करें तो कैसे लिखेंगे इसको। ये सर A1 हाँ इंटर 2 पे सर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे।
नहीं नहीं नहीं, तीनों एटलीस्ट वन को हम लोग लिखते थे, तीन अगर होती हैं तो एटलीस्ट वन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है एटलीस्ट वन का। ठीक है, आज जाके रिवाइज कर लेना वो वाला लेक्चर, एटलीस्ट वन को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, चलो अब देखो कैसे हम इसको करेंगे। तो हमको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ को एजुकेशन, यानी प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी बी को कैलकुलेट करने में बेस थ्योरम में एक फार्मूला था, तुम लोग को याद होगा जब हम बेस थ्योरम प्रूफ करा रहे थे तो प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू क्या आई थी, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। प्रूफ करवा रहे थे तो ये आया था, याद है कि नहीं? यस सर, यस सर। बस यही कैलकुलेट करना है। तो समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to यानी 3 तक समेसन जाएगा, यानी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 प्लस, अगर दूसरे लोग आ गए यानी आई की वैल्यू दूसरी हो गई तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3। अब सॉल्व करना आपका काम है। A1 की प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है क्वेश्चन में 4/9 और बी गिवन A1 अभी अभी हमने लिखा 0.3, 3/10 लिख लेते हैं इसको, प्लस A2 की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी है 2/9 और बी गिवन A2 की कितनी है 5/10 लिख लेते हैं। नेक्स्ट A3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/9 और बी गिवन A3 की 8/10। सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सर। समझ में आया इसमें क्या करना था? यस सर। चलो ठीक है। तो सर एक सर, हाँ बताओ। सर जैसे प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी है तो सर उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। हाँ ठीक है, तो सर जैसे प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट है तो सर इसमें 1 माइनस कर देंगे और वो सेम रहेगा क्या? देखो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट में जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो कंडीशन है, हम इसको पहले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम नीचे पर लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। 1 से अब माइनस कर सकते हो ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को 1 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और नीचे क्या आया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। दूसरा तरीका समझते हैं एक और, यहाँ पर जो बी गिवन बी कॉम्प्लीमेंट ही कंडीशन है, तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट को 1 से लेस करेंगे तो कंडीशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मेन था तो 1 से घटाने पर वो ए बन गया, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट क्या थी, कंडीशन थी, तो कंडीशन जो है वही रहेगी। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे लिख लो और चाहो तो ऐसे लिख लो जैसा यहाँ लिखा गया। ओके, इससे भी वो प्रूफ आ जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। जो फार्मूला मैंने नीचे लिखा है अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो भी वही फार्मूला आएगा। देखो कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ए गिवन बी की डेफिनेशन लगाओ, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। चलो नीचे वाले को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब ऊपर वाली हिस्से को अगर देखो हम माइनस कॉमन ले लें तो ए यूनियन बी का फार्मूला लिखा है कि नहीं? यस सर। और नीचे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी है, देखो वही रिजल्ट आ गया। यस सर। इसका मतलब यहाँ से जो हमने किया है इसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, बी पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ए पे कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो और कोई डाउट? नो सर।
इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो बेस थ्योरम के मैं डिफरेंट क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, इसलिए ताकि बेस थ्योरम में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे आप सीख लो, जब क्वेश्चन मिले तो फिर ये कन्फ्यूजन ना रहे कि कैसे होगा। यहाँ पर अर्न का मतलब होता है बैग। द कंटेंट्स ऑफ अर्न 1, 2 एंड 3 आर एज फॉलोज, यानी 3 बैग हैं, ये अर्न 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इनके कंटेंट दिए हुए हैं, इनमें क्या क्या है, 1 वाइट 2 ब्लैक 3 रेड, 2 वाइट 1 ब्लैक 1 रेड एंड 4 वाइट 5 ब्लैक 3 रेड। अगर हम अर्न 1 में देखें तो कितनी बॉल्स हैं, 6। अर्न 2 में अगर हम देखें तो कितनी बॉल हैं, 5। 4 2 वाइट 1 ब्लैक एंड 1 रेड, 4। ठीक है, 4। और तीसरे वाले में 12। तो टोटल बाल हमको पता चल गई। अब क्वेश्चन देखो क्या है, 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम, यहां से एक अर्न को रैंडमली चूज किया गया। तो पहले अर्न को हम A1 मान लेते हैं, दूसरे को A2 और तीसरे को A3। तो जब हमारे पास 3 बैग हैं और हम किसी एक को चूज करेंगे तो उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये सर ऊपर फेवरेबल। नहीं, यहाँ पर हम केवल बैग चूज करने की बात कर रहे हैं, उसमें से बॉल नहीं निकाल रहे हैं। सर जैसे बैग की तो सर, हाँ 3 बैग हैं, यहाँ से हमको एक लेना है तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी सबके लिए। यस सर। ठीक है। दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड। अब आगे क्या कहा जा रहा है, 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स ड्रॉन, यहाँ से 2 बॉल भी निकाली गई, यानी पहले हमने यहाँ से एक अर्न लिया, अर्न के बाद इसमें से हमने 2 बॉल निकाल ली, बॉल 1 बॉल 2। आगे क्या कहा जा रहा है, दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड, यानी एक वाइट हो जाए और एक हो जाए रेड। अब कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न 1, 2 और 3, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पहले से आए हों या फिर दूसरे से या फिर तीसरे से। तो हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे। हम निकालेंगे A1 यानी अर्न 1 से इवेंट B के होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट B क्या है, एक बॉल का वाइट आना और एक बॉल का रेड आना। ठीक है, चलो तो हमने A1 A2 A3 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। हमको ये कैलकुलेट करना है, इसके अलावा हमको क्या कैलकुलेट करना है, सेकेंड अर्न, यानी ये इवेंट बी वाइट बॉल का आना रेड बॉल का आना दूसरे बैग से हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और कैलकुलेट करना है A3 गिवन बी। तो हम एक करके दिखाते हैं, बाकी 2 आप सिमिलरली कर लेना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी A1 गिवन बी का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन A1 डिवाइड में क्या होगा, समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी AI इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन AI। अब हमको A1 A2 A3 तो मिल चुका है, ये B गिवन वाली प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। तो B गिवन A1 यानी पहला अगर हम बैग ले लें तो इवेंट B क्या थी, एक वाइट बॉल का आना और एक रेड बॉल का आना, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहला अर्न हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही वाइट बॉल है, एक वाइट बॉल से एक वाइट बॉल 1C1 तरीके से आएगी। रेड बॉल कितनी है, 3, तो 3 से एक लेने के कितने तरीके होंगे, 3C1। टोटल हम कितनी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, 2, कितने में से, 6 में से। तो 6 से 2 बाला लेंगे कितने तरीके होंगे, 6C2। तो B गिवन A1 की वैल्यू क्या आ गई, 1C1 3C1 डिवाइडेड बाई 6C2, यानी कि 3/6C2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 15। इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। क्या B गिवन A1 सबको समझ में आया? यस सर। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी B गिवन A2 निकालें तो तुम लोग एक काम करना, अभी रिसेंटली मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लेना। तो ये C1 C2 जो हम कर रहे हैं ना, इस पे थोड़ा सा डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई हो तो बताना मुझे, मैं इसको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। अब देखो B मतलब एक वाइट और एक रेड का आना, A2 मतलब सेकेंड अर्न से। तो सेकेंड अर्न में 2 वाइट बॉल है, इसमें से एक ही तो लेनी है, तो 2C1, और रेड एक ही है तो 1C1, और टोटल हमें 2 लेनी है, कितने से, 4 से, 4C2। तो ऊपर तो 2 हो गया और नीचे कितना आएगा, 6, यानी ये आ गया 1/3। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी B गिवन A3। तो नीचे तो 12 गेंदें हैं, 12C2, टोटल हमारे 12 में से 2 लेनी है, जिसमें से एक वाइट होनी चाहिए। तो वाइट का मतलब, वाइट कितनी, 4,
4c1 इंटू रेट कितनी है 3, इसमें से एक लेनी है तो आएगा 3c1, तो ऊपर आ गया 12 और नीचे कितना आ गया 66। सॉल्व कर लेना इसको और अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 1/3 इंटू बी गिवन A1 की वैल्यू कितनी है 1/5, अपॉन में तीनों आएंगे, पहले A1 आएगा फिर A2 आएगा, तो A2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और बी गिवन A2 की कितनी है 1/3 प्लस फिर A3 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 1/3 है और बी गिवन A3 की वैल्यू ये है। इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। तो 3 से क्रॉस कर देते हैं। सर 4/33 22 नहीं अभी और क्रॉस होगा ना, 2 से और करो इसको 2/11। यस सर 2 अब इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है A1 का। इसी तरीके से A2 का जब निकलेगा तो ऊपर A1 और बी गिवन A1 की जगह पे A2 और बी गिवन A2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ठीक है, कर लेना। कोई दिक्कत हो तो बताना नेक्स्ट क्लास में। चलो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, अगर एग्जाम में आया और आप इसको घर पे पहले से करके नहीं गए हैं तो फिर दिक्कत आएगी। क्वेश्चन क्या है जरा देखो। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और ही गेस द आंसर। एक पेपर हो रहा है, उसमें जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है। इसमें जो स्टूडेंट परीक्षा देने गया है, इसमें बताया जा रहा है क्या कि आइदर ही नोज द आंसर, यानी या तो उसको सही आंसर पता है या तो फिर वो उसको गेस कर रहा है। ओके, अब P क्या है लिखो, देखो लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। P इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता है। तो हम एक इवेंट मान लेते हैं A1, इसका मतलब है नोज द आंसर, यानी वो आंसर जानता है। ठीक है, और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो कितनी है, हमको क्वेश्चन में दी हुई है P। नेक्स्ट क्या है, द आंसर एंड 1 माइनस P द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, यानी A2 हम एक इवेंट मान ले रहे हैं जब उसको आंसर ना पता हो, वो गेस कर रहा हो। तो नॉट नो, डज नॉट नो द आंसर, डज नॉट नो द आंसर। तो जब आंसर नहीं पता होगा तो क्या करोगे, गेस करोगे। तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस P, ये इतना हमको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा एज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेस्ड एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/5, यानी अगर कोई स्टूडेंट आंसर को गेस कर रहा है तो उसके सही होने के चांसेस 1/5 हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्शन 5 है, वेयर 5 इज द नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस अल्टरनेटिव्स, यानी 5 ऑप्शन है तो 5 में से अगर तुमने गेस किया तो कोई एक ही तो सही हो सकता है, और टोटल है 5, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/5। लेकिन ये कब, जब उसको आंसर पता ना हो। ठीक है, तो हम एक इवेंट यहां और मानते हैं बी। बी का मतलब आंसर करेक्ट होना। अब बताओ तुम लोग सोच के कि आंसर करेक्ट हो जबकि उसको आंसर पता हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर व्हेन ही नो द आंसर। ऐसा प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन A1 नहीं नहीं नहीं, अपन आपको फार्मूला नहीं बताना है। आप एग्जाम में जा रहे हो और आपको अगर कोई आंसर पता है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर 5 है तो सर 1/5 1/5 तो तब होगी जब गेस करोगे ना, अगर तुम्हें पता है तो सर करेक्ट होगी सर 1। 1। क्यों, क्योंकि तुम्हें आंसर पता है, हमेशा सही ही तो होगा। अगर कोई आंसर तुम्हें पता है तो उसके सही होने के चांसेस क्या हैं 1 है। 1 मतलब श्योर इवेंट है ये, जिसका आंसर तुम्हें पता है वो तो हमेशा ही सही होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन A1 क्लियर हो गया। बी मतलब आंसर इज करेक्ट, A1 मतलब यू नो द आंसर। प्रोबेबिलिटी बी गिवन A2, यानी करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए जबकि उसको आंसर पता नहीं, वो गेस कर रहा है, कितनी होगी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है,
तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मिल गया, B गिवन A1 और B गिवन A2 भी मिल गया। बस अब देखते हैं करना क्या है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट न्यू द आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट आंसर जानता है, दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, और वो इसको सही सही आंसर करेगा भी। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B। A1 मतलब वो आंसर जानता है और वो इसको सही भी करेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1। नीचे समेसन है, दो ही इवेंट है तो दोनों को लिख लेते हैं, A1 इंटू B गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A2 इंटू B गिवन A2। सॉल्व तो कर लोगे, इसका आंसर हो जाएगा P इंटू 1, यहाँ पर भी आएगा P इंटू 1 प्लस 1 माइनस P इंटू 1/5। सॉल्व हो जाएगा। यस सर। तो आ गया 1 प्लस 4P। ये क्वेश्चन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर में आया हुआ है, ISS में। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। बेस थ्योरम, ओके। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पर दिए हैं ये आपके होमवर्क हैं, आपको इन्हें होमवर्क में करना है। जितने मैंने करवाए हैं उनमें न्यूमेरिकल पार्ट आपको करना है और इनमें आपको अपना दिमाग लगाना है। लगाइए, जैसा होगा कल इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो और किसी का कोई डाउट है आज की क्लास में जो आपको पूछना हो? नो सर। चलिए युवराज, आपको कुछ पूछना है?